केरल राज्य से संबंध रखता है। यूएनसीटीएडी का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। क्रिकेट की गेंद का वजन औसत में कितना होता है? 5.50 से लेकर 5.75 तक होता है। पर ग्राम में पूछे तो इसका वजन होता है 155 से लेकर 60 के बीच में ग्राम में होता है। सर्कल ऑफ द लाइफ किसकी पुस्तक है? सर्कल ऑफ द लाइफ सुधा मूर्ति की पुस्तक है। इनकी एक और पुस्तक है 3000 टाके, ये भी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी? 12 अगस्त 1765 को पहली संधि हुई थी। और दूसरी संधि पूछे तो 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि हुई थी। तो चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 4 पर। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेश सरकार द्वारा भरतनाट्यम जो नृत्य था उसको प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। उसके काफी समय, कुछ समय बाद जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने हटा दिया था प्रतिबंध। तो अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है भरतनाट्यम को? दासियट्यम से अग्नि नृत्य बोलते हैं। और इसकी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? शिल्पाधिकारम पुस्तक में इसकी जानकारी मिलती है भरतनाट्यम की, जो कि इमलो अंधगल ने लिखी है। और अभिनय दर्पण में मिलती है, नंदकिशोर ने लिखी है। भरतनाट्यम 6 स्टेप में किया जाता है, जो तमिलनाडु स्टेट से संबंध रखता है। इसकी शुरुआत आलर से होती है और इसकी एंडिंग होती है वो तिल्लाना से होती है। इस संचालन कहाँ से होता है? नट्टूवार में संचालन होता है। तमिलनाडु के चिदम्बरम मंदिर से संबंध, मंदिर मंदिर में होता है और मंदिरों के लिए समर्पित है ये वाला। और अंतिम देवता से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। सबसे पुराना नृत्य जो कि 2000 साल पुराना नृत्य है भरतनाट्यम। शैव धर्म को प्रस्तुत करता है ये। और इसमें कितनी शैली होती है? 3 शैली होती है, कला क्षेत्र में, बाजुगर में और पडानल्लूर शैली में, और मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा मिल दिया गया था? जो अहमदाबाद शहर है 2017 में सब यूनेस्को साइट में शामिल हुए थे। टोटल यूनेस्को साइट कितनी है? 43 यूनेस्को साइट है टोटल। ठीक है ना, जिसमें से कल्चरल है, नेचुरल है और हेरिटेज मिक्स भी है, एक मिक्स है। ठीक है ना? और जयपुर राज्य को 2019 में शामिल किया गया था। और हम्पी की गुफा है जो कि 1986 में शामिल किया गया था। और जो 43 साइट है उसमें 39वीं साइट कौन सी है? रामप्पा मंदिर है, जो कि तेलंगाना में शिव काकती वंश 2021 में शामिल हुआ था। और 40वीं साइट है धोलावीरा जो गुजरात में पाई जाती है और 2021 में शामिल हुई थी ये भी। और 41वीं यूनेस्को साइट है शांति निकेतन और वेस्ट बंगाल में है, 2023 में शामिल हुई थी। और 42वीं हुई 42वीं साइट है होयसल मंदिर जो कर्नाटका में है, जो कि जिसमें 3 मंदिर पाए जाते हैं, बेलूर, हलोवेड एंड सोमनाथ का मंदिर, जो कि 2023 में शामिल हुए थे। 43वीं साइट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहिदन असम जो अहोम राजवंश था उनकी 2024 में शामिल हुए थे। रानी की वाव कितने के नोट पर है? 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव है, जो कि गुजरात में पाई जाती है। 2014 में यूनेस्को में शामिल हुई थी। सरस्वती नदी के किनारे है, उल्टे मंदिर की तरह इसका आकार आकृति है। सोलंकी वंश की शासका थी, उसने बनवाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो दादा फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंध रखता है? सिनेमा से संबंध रखता है। और अभी वर्तमान में जो 2025 में किसे मिला था 54वां दादा फाल्के पुरस्कार मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में देविका रानी को सबसे पहले मिला था। और 1970 में बी एन सरकार पुरुष थे, उन्हें मिला। पहला मरणोपरांत दादा फाल्के टिश्यू मिला है पृथ्वीराज कपूर को, 1971 में मिला है। पहला भारत का ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है? भानु थैया को, 1983 में मिला है। गांधी जी मूवी के लिए गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? वेन किंग्सले ने निभाई थी। इसके डायरेक्टर थे रिचर्ड एनवर्डो। और विश्व में सिनेमा सिनेमा के लिए सबसे बड़ा ऑस्कर अवार्ड ही माना जाता है, जो कि इसकी शुरुआत 1929 को हुई थी। और किसके द्वारा दिया जाता है? ये एकेडमी फॉर द मोशन पिक्चर एंड आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। भारत की पहली नामित फिल्म कौन सी है? मदर इंडिया थी, 1957 में नामित हुई थी। इसके डायरेक्टर थे महबूब खान थे। और 2025 में नामित फिल्म कौन सी है? लापता लेडीज है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रधान प्राधिकरण नाही की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 1988 में इसका कार्य शुरू कब से हुआ? तो 1995 से शुरू हुआ था। हेडक्वार्टर इसका द्वारका नई दिल्ली में है। और बीआरओ जानते हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अधीन की जाती है। सेतु भारतम कार्यक्रम 2016 से स्टार्ट हुआ है, क्रॉसिंग फ्री
क्रॉसिंग स्टीज जो रेलवे फाटक बने थे पहले उन्हें खत्म करके अब सेतु कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है 2016 से। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का लिंग सेक्स रेशो सबसे ज्यादा? केरल राज्य का सबसे ज्यादा सेक्स रेशो है एक, ये भी है 84 है। और सेकंड नंबर पर आता पौंडचेरी, ये भी है 37 के साथ। सबसे कम यू टीम किसका है? दमनदीप का, जो कि 618 है। सबसे कम स्टेट में किसका? हरियाणा का 879 है। सेक्स रेशो किस पे कैसे मापते हैं? जो कि 1,000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या होती है उसको सेक्स रेशियो के अनुपात में नापते हैं। 2011 में भारत में सेक्स रेशियो था 943, 2001 में था 933, तो 1991 में था 946। सर्वाधिक जिला सर्वाधिक जिला कौन सा है जिसमें सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? महाजिला है जो पांडिचेरी को 1176 है जिसमें सबसे ज्यादा। 0 से 6 वर्ष के ईयर में मैक्सिमम किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। मिनिमम कहाँ पाया? हरियाणा में पाया जाता है, जो 834 है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं? जो कि 2 जीते हैं। 2 विश्व कप जीते हैं। पहला विश्व कप जीता था 1983 में, वेस्ट इंडीज को हराया था, जो कि 2 बार का चैंपियन था। लॉर्ड्स में मैदान में हुआ था। और पहले तब होता था 60 ओवर का मैच होता था जब फर्स्ट वाला ओडीआई जीता था इंडिया ने तब। और 1987 में वर्ल्ड कप 50 ओवर का हो गया था 1988 से, जिसके कैप्टन थे 1983 में जीता था तब इंडिया कैप्टन थे कपिल देव। सबसे ज्यादा रन बनाए थे श्रीकांत 38 रन बनाए थे। और मैन ऑफ द मैच थे महेंद्र अमरनाथ, क्योंकि इन्होंने 3 विकेट भी लिए थे और 26 रन भी बनाए थे। और इसकी शुरुआत कब से हुई है? 1975 में वेस्ट इंडीज, 1979 वेस्ट इंडीज, दोनों वर्ल्ड कप थे। पहला और दूसरा वर्ल्ड कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। और इंडिया 4 बार फाइनल में गई है, जो कि 2003 और 2023 में हार गई थी ऑस्ट्रेलिया से 2 बार। ऑस्ट्रेलिया 6 बार विजेता रहा है इसका। और 1987 में ऑस्ट्रेलिया जीता था, 1992 में पाकिस्तान जीता था, 1996 में श्रीलंका, 1999 में, 2003 में, 2007 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। और 2015 में भी ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2011 में इंडिया जीता था अपना देश भारत। और 2019 में इंग्लैंड जीता था। जब 2011 में इंडिया जीता था ओडीआई में वर्ल्ड कप, तो इसके कैप्टन थे एम एस धोनी। और सबसे ज़्यादा रन बनाए थे गौतम गंभीर को 97, बट इनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था। एम एस धोनी को मैन ऑफ द मैच मिला था, 91 रन इन्होंने बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 7 चल एक्स्ट्रा जानकारी, वर्ल्ड कप को सबसे ज़्यादा शतक किसके हैं? वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के हैं, हिटमैन बोलते हैं इन्हें, इनके 7 शतक हैं। सबसे ज़्यादा मैच किसके हैं? प्रिंकी पोंटिंग के हैं, जो कि 46 हैं। सबसे ज्यादा विकेट किसकी हैं? गिलेन मैकवा के 71 है। सर्वाधिक रन किसकी हैं? सचिन तेंदुलकर की हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आत्मकथा बलुता किस लेखक की पुस्तक है? आत्मकथा बलुता दया पवार की पुस्तक है। और निर्मल वर्मा की परिणति है पुस्तक। चिंद्रा मोंदल की है। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला छपारा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सम्मेलन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं वो बताओ। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? यूएसए से लिए। यूएसए से। और क्या क्या लिया? राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया था, आर्टिकल नंबर 61 से लगाया जाता है राष्ट्रपति का महाभियोग, वो भी अमेरिका से लिया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का पद भी अमेरिका से लिया गया है। न्याय प्रणाली विधि भी अमेरिका से ली गई है। राज्य की नीति निर्देशक कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। आयरलैंड से 3 चीज ली गई है, ईएनडी से याद कर सकते हो आप। इलेक्शन, नॉमिनेशन एंड एक कौन सा है? डीपीएसपी, जो कि और डीपीएसपी नॉमिनेशन होता है जो राज्यसभा में 12 सदस्य चुने जाते हैं, वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रीय चुनाव होता है, वो भी आयरलैंड से लिया गया। केंद्रीय की अफसर शक्तियाँ जो कनाडा से ली गई हैं। और संघात्मक व्यवस्था भी कनाडा से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? समवर्ती सूची ली गई है, संयुक्त बैठक ली है। और जो प्रियम्बल है ना उसकी भाषा भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ से ली गई? जर्मनी से ली गई हैं। आपातकाल किस आर्टिकल में लगाया गया था? आपातकाल 352 से आपातकाल लगता है 352 से। संसद पर डाली विधि शासन एकल नागरिकता यूके से लिए गई है। मौलिक कर्तव्य ये मतलब पहले तो यूएसएसआर होता था, अभी यूएस रसिया हो गया है। पंचवर्षीय योजना ली गई है जो कि यूएसएसआर थी। गणतंत्र में ढांचा और स्वतंत्रता समानता बंधुत्व फ्रांस से ली गई है। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? कौन सा करता है? जो कि फोर्थ, इनमें राज्यसभा में स्थानों में बांट मतलब जो सीटें राज्यसभा की सीटें बांटी जाती है ना, वो जी बांटी जाती है अनुसूची नंबर 4 से।
अनुसूची नंबर 5 में जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में, और अनुसूची नंबर 7 में क्या बताया है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण बताया गया है। और अनुसूची नंबर 8 में संविधान में सूचीबद्ध भाषाएं बताई गई हैं। और अंत एक बची अनुसूची नंबर 6 जो असम, मेघालय और त्रिपुरा मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के लिए प्रशासन व्यवस्था के बारे में अनुसूची नंबर 6 में बताया गया है। अनुसूची नंबर 9 में भूमि सुधार जो संविधान संविधान संशोधन 1991 हुआ था। और अनुसूची नंबर 10 में दल बदल जो नेता होते हैं ना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में दल बदल का नियम भी 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 से हुआ था ये। और 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया है, जो कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में 29 विषय हैं इसमें टोटल। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बताया गया, जिसमें 18 विषय हैं। 74वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया राज्यों का संघ। और आर्टिकल नंबर 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, जैसे कि सिक्किम को मिलाया गया था 36 में संविधान संशोधन 1975 में। 1975 में कौन प्रधानमंत्री थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। आर्टिकल नंबर 3 में राज्य क्षेत्र नाम बदला जा सकता है और सीमा बदली जा सकती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ को एमपी से अलग किया गया था, और यूपी से यूके को मतलब उत्तराखंड को अलग किया गया था, बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, और उत्तराखंड बना था 2 नवंबर को, और झारखंड बना था 15 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 11 में संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आर्टिकल नंबर 5 से 11 है नागरिकता से संबंध रखते हैं। आर्टिकल नंबर 6वां पाक से इंडिया आए लोगों के लिए बताया, इसमें बताया गया है आर्टिकल नंबर 6 में। आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया है इंडिया से पाकिस्तान गए लोगों के बारे में। और आर्टिकल नंबर 9 में बताया गया है एकल नागरिकता। और आर्टिकल नंबर 11 में बताया गया है संसद को अधिकार। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी, किस राज्य, कौन सा राज्य था उसने सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी? पहले जली 1798 से 1805 तक सहायक संधि लेके आया था, जो कि इंदौर के होलकर राज्य के राजाओं ने ए, सहायक संधि स्वीकार नहीं करी थी। सबसे पहले हैदराबाद के निजाम था, उसने सहायक संधि स्वीकार करी थी, जो कि 1798 में। जोधपुर के राजपूत ने भी बाद में स्वीकार कर ली थी। और मैसूर के राजा तंजौर ने 1799 में सहायक संधि का सिद्धांत डुप्लेस फ्रांसीसी गवर्नर ने दिया था। अवध कब शामिल हुआ था सहायक संधि में? 1801 में भोसले परिवार, 1803 में और सिंधे परिवार, 1804 में। डलहौजी से पहले ही हड़प नीति किस पर लागू करती गई थी? जो कि मांडवी पर, कोलाबा पर, जालौर पर और सूरत चारों पर हड़प नीति डलहौजी के आने से पहले ही लागू हो चुकी थी। हड़प नीति को अन्य नाम से किसे बोला जाता है? डॉक्ट्राइन ऑफ द लैप्स बोलते हैं, गोद निषेध नीति बोलते हैं, व्यक्तिगति के सिद्धांत। गोद निषेध नीति मतलब जो राजा होते थे पहले ही इंडिया में, वो उनके बच्चा नहीं होता था लड़का, तो वो किसी से गोद नहीं ले सकते थे, ये गोद निषेध नीति थी। डलहौजी का कार्यकाल कितना? 1848 से 1856 में। डलहौजी ने 1853 में रेलवे इंडिया में रेलवे की स्थापना करी थी, जो कि 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे चली थी पहली ट्रेन, जो कि 34 किलोमीटर चली थी। डाक सेवा दी थी, और डाक तार सेवा और लोक निर्माण विभाग की डलहौजी के कार्यकाल संग है। अब नीति के अंतर्गत न हड़पा जाने वाला राज्य कौन सा था? अवध राज्य था, जो कि क्योंकि जी सहायक संधि विलय हो गया था, हड़पा नहीं जा सकता, हड़प्पा नहीं गया था, जो कि 1806 में शाही संधि में विलय हो गया था। झांसी 1853 से 1854 में। सतारा सबसे पहले 1848 में। नागपुर 1854 में। नागपुर 1854। तब 1856 में अवध का कुशासन का आरोप लगाकर उसे ही हड़प लिया गया था। और जैतपुर संबलपुर 1859 में। सिक्किम को 1850 में। बर्मा जो कि आज के हम कहते हैं म्यांमार को बर्मा बोलते थे पहले, 1852 में से भी हड़प लिया था। उदयपुर को 1852 में, और टीपू साम्राज्य को 1852 में। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कौन सा मैचिंग सही है, नीचे पढ़ के बताइए। जोनाथन है डंकन, जो कि बनारस का स्थायी बंदोबस्त किया था, और 1791 में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना करी थी जोनाथन डंकन ने। थॉमस मुनरो ने क्या बनाया था? थॉमस मुनरो ने रैयत बाड़ी बंदोबस्त
अपनाया था, जो कि किसान मालिक होगा एंड कर्नल रीड एम मोन्नो मद्रास में 51% क्षेत्र पर लागू कर दिया गया था। कॉर्नवालिस ने क्या लेके आया था? बंगाल का स्थायी बंदोबस्त, जो कि 90% जमींदारी मालिक एंड 1793 में। होल्ट मैकेंजी 1822 में मालवाड़ी बंदोबस्त लेके आया था, 30% एरिया में उत्तर पश्चिम में मालवाड़ी बंदोबस्त। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक श्रेणी है, जो कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे पहले हो पाती है जिसे बोलते हैं महा हिमालय या ग्रेट हिमालय या फिर बृहद हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय को कहते हैं मिडिल हिमालय या फिर लघु हिमालय। शिवालिक हिमालय सबसे नवीनतम हिमालय है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी जानते हो? विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी। ठीक। अरवल अरावली पर्वत सबसे पुराना पर्वत है, अरावली। अन्नमलई वाली कहाँ पर मिलती है? ये मिलेंगी आपको तमिलनाडु। निम्नलिखित में श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इधर नीचे कोट का सही उत्तर बताइएगा। मतलब दक्षिण से उत्तर में जाना है, दक्षिण से उत्तर में। बस उत्तर से दक्षिण तक कौन कौन सी है? सबसे पहला आता है काराकोरम, फिर लद्दाख आती है, फिर आती है जास्कर, फिर धोलावीरा। धोलावीरा से पहले एक पीर पंजाब सीढ़ी आती है, पर वो इसमें नहीं दी है, तो इसमें हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि नंबर 1 पे आएगी। धौलाधर सीढ़ी नीचे से स्टार्ट करेंगे दक्षिण से, और नंबर 1 फिर आएगी जास्कर सीढ़ी, फिर आएगी लद्दाख सीढ़ी, फिर काराकोरम। ठीक है। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में किन नदियों के बीच है? कुमाऊं हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच में है, जिसमें 4 हिमालय हैं। नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है, और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। पंजाब हिमालय सिंधु और सतलज नदी के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। नदियों के कितने मध्य विष्ट दुआ फैला हुआ है? जो शॉर्ट फॉर्म होती है, जो नदियों के बीच में जो 2 क्षेत्र होते हैं, 2 नदियों के बीच में, उन्हें दुआ बोलते हैं। जो विष्ट दुआ किन किन नदियों के बीच में है? ब्यास और सतलज नदी के बीच में विष्ट दुआ है। रावी और ब्यास के बीच में वारी दुआ है। झेलम और चिनाब के बीच में छाछ दुआ है। चिनाब और रावी के बीच में रचना दुआ है। झेलम और सिंध के सिंध सागर दुआ है। और सबसे बड़ा दुआ कौन सा? गंगा यमुना का, जो कि 6500 किलोमीटर। ये कह रहे सबसे बड़ा है गंगा यमुना का दुआब है, गंगा यमुना का। क्वेश्चन नंबर 20 पे, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक का, जिसकी स्थापना 1865 में की गई थी। नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1894 में लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मंडिया ने करी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में सयाजी राम गाड़ोकर ने करी थी इसकी स्थापना। सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी, सेबी की स्थापना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में 12 अप्रैल 1988 को, जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका कार्य क्या है? शेयर बाजार को रेगुलेटिंग करना। सेबी एक्ट 1992 में आया था। वैधानिक मान्यता है 1992 से 30 जनवरी 1992 से। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर? 4 जगह है इसका क्षेत्रीय कार्यालय। अहमदाबाद है, दिल्ली है, चेन्नई, कोलकाता है। सेबी के सदस्य कितने होते हैं? 9 सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 सदस्य अन्य होते हैं, और 2 सदस्य वित्त मंत्रालय से होते हैं, एक आरबीआई से होता है। एसबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस ए दवे या फिर दुबे। पहली महिला अध्यक्षा कौन थी? माधवीपुरी वुड्स थी। और वर्तमान में अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। इनका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च संस्था है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। सहायक कंपनी एलआईसी और सिडबी है। एलआईसी की स्थापना 1 सितंबर 1956 में की गई थी। इफ्सी की स्थापना 1948 में की गई थी। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में इसका। कुछ नंबर देश भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1982 में कार्य शुरू किया गया था। स्थापना 1975 में। बीएससी की स्थापना 1975 में की गई थी। किसने करी थी? प्रेमचंद रायचंद ने करी थी। इसके हेडक्वार्टर है दयाल स्ट्रीट बम्बई में। एशिया और भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज था बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। संवेदी सूचना सेंसेक्स 1986 में शुरू हुआ था। शेयर बाजार के रूप में मान्यता 1956 में। एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में स्टेबल हुआ था, और मुंबई में हेडक्वार्टर। पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग 1994 से। स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में यूज किया जाता है? जो कि है पेरिस्कोप है।
पायरोमीटर किसमें टेम्परेचर नापने के लिए, एपिडास्कोप चित्रों का प्रक्षेपण करने के लिए, ओडोमीटर होता है गाड़ियों को चली हुई दूरी मतलब कितने किलोमीटर गाड़ी चल गई है उनको नापने के लिए किया जाता है। सोनार पानी के अंदर वस्तु को नापने के लिए, टैकोमीटर वायुयान की गति को, एनोमीटर हवा के वेग को, फेगोमीटर समुद्र की गहराई को, हेलियोस्कोप सूर्य को देखने के लिए, और गीगर काउंटर अल्फा बीटा गामा गामा की सबसे वेदन क्षमता ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? पदार्थ अपनी उसी अवस्था में वापस ना आए उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और फिजिकल चेंज होता है जो अपनी अवस्था पुनः ग्रहण कर ले उसे फिजिकल कर सके उसे फिजिकल चेंज कहते हैं। और रासायनिक चेंज कौन सा? जल वाष्प में परिवर्तन जो भौतिक परिवर्तन है, और बाकी के सारे जो रासायनिक परिवर्तन है। शरीर में भोजन का पचना है, दूध का दही बनना, लोहे में जंग लगना, जो रासायनिक परिवर्तन है सारे। पानी का पानी का भाप बन जाना वो भौतिक परिवर्तन है। और पानी का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन कांच का टूटना, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। और कपूर का फुट जाना ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठोस ठोस से गैस में जाएंगे तो उत्पादन होगा। ठोस से गैस में जाएंगे तो उत्पादन होता है, जो कपूर से नहीं, कपूर होता है, कपूर नेपथलीन होती है। ठोस से गैस में जाने पर ठोस से सीधे गैस में जाना तो उत्पादन होगा। और ठोस से अ, किस में जाएंगे? द्रव में जाएंगे तो गलनांक होगा। और द्रव से गैस में जाएंगे तो क्या बनेगा? द्रव से गैस में जाएंगे तो वहां पर बनेगा बाष्पीकरण। ठीक है। और गैस से द्रव में जाएंगे तो वहां पर बनेगा संघनन बनेगा। और द्रव से ठोस में जाएंगे तो वहां पर बनेगा हिमांक। और गैस से सीधे ठोस में जाएंगे तो क्या बनेगा? निक्षेपण बनेगा। निक्षेपण की प्रक्रिया होगी। संघनन होता है वाष्प से तरल में जाने पर, द्रव से गैस में जाने पर बाष्पीकरण होता है। चारों बता दी मैंने। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? लवक पाए जाते हैं पादप कोशिकाओं में। कितने प्रकार के होते हैं? हरे लवक होते हैं, हरित लवक होते हैं, क्लोरोफिल्म जिसमें हरी पत्तियां और तुमेंजी होता है, अम्लीय रबड़ होता है, रंगहीन होते हैं ये, रंगहीन इनमें कोई रंग नहीं होता, वर्णी लवक ये रंगहीन होते हैं, इनमें कलर होते हैं। लवक शब्द का प्रयोग सिम्पल ने 1850 में किया था। इसकी खोज हैकेलन ने 1850 में की थी। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। हल्दी का पीला रंग करक्यूमिन के कारण होता है। गाजर में जो कलर होता है वो कैरोटीन के कारण, चुकंदर में कलर होता है विटामिन के कारण होता है, मिर्च में कलर होता है कैप्साइसिन के कारण होता है। मानव शरीर के त्वचा का सबसे बड़ा बाह्य परत कहलाती है। कौन सी बाह्य परत कहलाती है? जो कि एंडोस्टर्मिक है, जो नंबर 1 पे आती है। एंडोस्टर्मिक नंबर 2 पे आती है। एंडोडर्मिक एंडोनर्मिक और नंबर 3 पे आती है। हाइपोडर्मिक नंबर 3 पे हाइपोडर्मिक आती है। और नंबर 1 पे आती है इपोडर्मिक, नंबर 2 पे एंडोडर्मिक और नंबर 3 पे आती है हाइपोडर्मिक। त्वचा का निर्माण आवर्तन की कोशिका से हुआ है। और त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी कहते हैं। और त्वचा के अध्ययन जो डॉक्टर होते हैं त्वचा के डॉक्टर कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है। 2024 में पैरालंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो 29 पदक जीते थे, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज थे। पेरिस में हुए थे पैरालंपिक, जो कि 17वां सेशन था। और सबसे पहले पैरालंपिक्स 1907 में रोम में हुए थे। पैरालंपिक में पहला गोल्ड किसने जीता? डोली खान पैटकल ने जीता, जो तैराक थे। 1972 में गोल्ड लेके आए थे। अपनी लेखरा ने 2 बार पैरालंपिक में गोल्ड लेके आई हैं, अपनी लेखरा। 2024 के ध्वज वाहक कौन थे? जब स्टार्ट सेरेमनी हुई थी तब स्मित अंतिल और श्री वाग यादव। समापन के समय हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। कौन सा राज्य किसानों से सभी फसलों को एमएसपी पे खरीदने वाला बन गया है? भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है, जो कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है एमएसपी। 22 फसलों के लिए दी जाती है, गन्ना के लिए नहीं जाती। गन्ना के लिए होता है एफआरपी, फेयर रेमुनेटिव प्राइस। गेहूं की प्राइस है 2425 रुपये एंड जौ की है 1980, सरसों की 5950 रुपये। एमएसपी कृषि लागत मूल्य आयोग सीएसी किया है तो 1985 से। नंबर 3 खो खो विश्व कप 2025 पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है, नेपाल को हरा कर। उपविजेता नेपाल का है। इसमें 9 प्लेयर होते हैं खो खो में। और एक्स्ट्रा प्लेयर 3 रख सकते हैं। पारी होती है 4। प्रत्येक पारी में 9 मिनट। प्रत्येक में इसमें मैच एम्पायर होते हैं, 5 रेफरी होते हैं, 2 एम्पायर होते हैं, स्टॉक होता है, एक टाइम पर होता है।
पहला संक्षेपण खेला गया जो कि इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में पहले शुरुआत हुई है। शुभंकर, तारा और तेजस था इसका। 13 से 19 जनवरी 2025 तक खेले गए थे। कैप मिली है, मेल में मिली है प्रीति को और फीमेल में मिली प्रियंका को। कबड्डी में मिस कप 2024 कहाँ पर हुआ था और पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किस देश ने जीता था कबड्डी का? ये मुझे कमेंट करके बताएं। और सारे खिलाड़ियों को कमें किस किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं वो मैं बता देता हूँ। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें सारे में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। और बास्केटबॉल होती है ना, उसमें 5 होते हैं बास्केटबॉल में। और बेसबॉल होती है उसमें 9 होते हैं। बेसबॉल में 9 होते हैं। कबड्डी और वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है ना। 7। और अभी खो खो में 9 ही होते हैं। और रग्बी में कितने होते हैं? 15 होते हैं रग्बी की, 15। और 4 किस्में होती है, पोलो में 4 होते हैं। वॉलीबॉल में कितने होते हैं? 6 होते हैं वॉलीबॉल में, ठीक है।